बच्चों हम इसके पहले वाले भाग में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में व्यापारियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाकर बेचा जाता था, और इसी क्रम में इन व्यापारियों के द्वारा नए नए राज्यों की और नए नए जो मार्ग हैं व्यापार के, उनकी खोज की जाती है। तो इस भाग में हम देखेंगे कि जो समुद्र तट से लगे राज्य हैं, इनके द्वारा किस किस प्रकार से व्यापार में सुविधापूर्ण नए नए मार्गों की खोज होती है। तो देखें, समुद्र तट से लगे राज्य उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा समुद्र तटीय प्रदेश अवस्थित है। इसमें बहुत से पर्वत हैं, पठार हैं और नदियों के मैदान हैं। तो बच्चों इसमें ये आपसे बात कर रहा है कि जो ये उपमहाद्वीप का ये जो दक्षिण वाला भाग है, इस भाग की भारत का जो क्षेत्र है, इसका दक्षिणी भाग क्या है, पर्वत पठार और मैदानों से युक्त है। इसमें बच्चों बात करें कावेरी नदी की, तो ये जो मैदान है कावेरी नदी का, वो सबसे अधिक उपजाऊ मैदान माना जाता है। अब देखें बच्चों, एक टर्म है मूवेंदार। मूवेंदार का अर्थ क्या होगा बच्चों, देखें कि ये एक तमिल शब्द है और जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तीन मुखिया किसका अर्थ है बच्चों, मूवेंदार नामक शब्द का अर्थ है तीन मुखिया। अब ये तीन मुखिया कौन कौन है, देखें कि इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, और ये शासक परिवार हैं चोल, चेर और पांड्य। बच्चों बात करें इन शासक परिवारों की, चोल, चेर और पांड्य, तो ये शासक परिवार दक्षिणी भारत में शासन करने वाले परिवार हैं। यहाँ पर इस हिस्से में इनका शासन किया जाता है। अर्थात उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में जो तीन शासन के जो प्रमुख परिवार हैं, चोल, चेर और पांड्य, इनको किस नाम से जानते हैं बच्चों, मूवेंदार के नाम से जाना जाता है। और ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया। अब देखें बच्चों, ये जो तीन मुखिया है, इसमें ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये है बच्चों चेर, यहाँ पर है चोल नामक शक्ति, और यहाँ पर है पांड्य। तो इन तीनों को मिला के आपस में बच्चों क्या बोलेंगे, मूवेंदार नामक शब्द इनके लिए प्रयुक्त होता है, और जिसका अर्थ क्या है बच्चों, तीन मुखिया। और ये एक तमिल शब्द है मूवेंदार। इसमें देखिए बच्चों एक बार फिर से, ये चोल राज्य है, ये चेर राज्य है, और ये राज्य है अपना पांड्य राज्य, जो उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में क्या है, तीन मुख्य शासक परिवार और शक्ति के जो परिवार हैं उनको मूवेंदार के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में क्या थे, काफी शक्तिशाली माने जाते थे, और इसमें से दो दो सत्ता के केंद्र होते थे बच्चों। एक सत्ता का केंद्र ये तटीय क्षेत्र में रखते थे, वहीं दूसरा जो सत्ता का केंद्र है वो क्या रखते थे, आंतरिक क्षेत्र में रखते थे। अर्थात बच्चों यहाँ पे देखें कि जो ये शासक है, ये अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सत्ता के कितने केंद्र रख रहे हैं, दो दो केंद्र रख रहे हैं। एक तटीय क्षेत्र में रख रहे हैं ताकि वहां से क्या हो, व्यापार के ऊपर नियंत्रण रख सके और कोई भी जो बाहरी शक्ति है वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा सके। वहीं दूसरा ये शक्ति का केंद्र रखते थे आंतरिक भाग में, और जो राज्य का आंतरिक क्षेत्र है वहां पर इनका नियंत्रण स्थापित हो सके। इसलिए ये क्या रख रहे हैं बच्चों, सत्ता के दो दो केंद्र स्थापित कर रहे हैं, एक तटीय क्षेत्र में, वहीं दूसरा क्या है, आंतरिक क्षेत्र में। इनमें से दो, एक देखें कि चोलों का जो पतनपुआर या फिर कावेरी पट्टनम है, और पांड्यों की राजधानी मदुरई, ये दोनों क्या है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली केंद्र माने जाते थे। ये मुखिया लोगों से क्या करते थे, नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये नियमित कर नहीं लेते थे, क्या मांग करते थे बच्चों, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी इनके द्वारा सैनिक अभियानों के माध्यम से आसपास के इलाकों से शुल्क भी वसूला जाता था। तो इससे हमें पता चल रहा है बच्चों कि इनके द्वारा कर नहीं लिया जाता था, ये क्या लेते थे, लोगों से उपहार को स्वीकार करते थे। और कभी कभी जो सैनिक अभियानों के द्वारा इनसे क्या किया जाता, जो आसपास के क्षेत्र होते थे वहां से शुल्क वसूला जाता था। इस धन का जो अभी वसूला गया धन है, इस धन का एक हिस्सा वे स्वयं रखते हैं, वहीं शेष हिस्से को अपने समर्थकों को, रिश्तेदारों को, सिपाहियों को और कवियों के बीच में आनुपातिक रूप से ये बांट दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों बाद देखें कि पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था, और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ था बच्चों, वो हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब बच्चों बात करें कि जो उपमहाद्वीप का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में
यहाँ पर किसका उदय हो रहा है? सातवाहन नामक जो नया राजवंश है उसका उदय हो रहा है। और सातवाहनों का सबसे प्रतापी शासक कौन है बच्चों? गौतमी पुत्र सातकर्णी नामक एक शासक है जो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते हैं बच्चों। यहाँ से जो दक्षिण के लिए जाने वाले जो रास्ते हैं, इन रास्तों के ये क्या है? स्वामी माने जाते हैं। कौन बच्चों? सातवाहन वंश के जो शासक हैं। दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण की ओर जो जाने वाले रास्ते हैं उनके स्वामी, अर्थात इन रास्तों के ऊपर पूर्णतः इन्हीं का नियंत्रण होता था और इन रास्तों से जाने वाले इनकी अनुमति के बिना नहीं जा सकते थे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिणापथ के स्वामी। किसे कहते हैं? सातवाहन वंश और इसके शासकों को। देखिए बच्चों, अब बात करेंगे रेशम मार्ग या फिर जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सिल्क रूट क्या है और इसका अस्तित्व वर्तमान में भी अभी भी बना हुआ है। ये ऐसा रूट है जो इतिहास में भी प्रचलित था और वर्तमान में भी इस रूट के जो मार्ग हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं। तो सबसे पहले देखें बच्चों, रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर जो सूत कताई की विधि है उसके द्वारा रेशम के कपड़ों का निर्माण किया जाता था। और यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती थी, इसमें अत्यधिक समय लगता था। इस तकनीक का आविष्कार की बात करें तो सबसे पहले बच्चों चीन नामक जो देश है उसमें लगभग 7000 वर्ष पूर्व ही इस तकनीक का आविष्कार हो गया था। और इस तकनीक को कई सदियों तक चीनी जो लोग हैं उन्होंने शेष विश्व से क्या रखा? छुपा कर रखा। यह रेशमी कपड़ा कीमती, चमकीला और चिकनी मुलायम बनावट के कारण अधिकांश जो समाज हैं उनमें बहुमूल्य माना जाता था। इस बहुमूल्य माने जाने के कारण ही बच्चों जो ये लोग हैं इन्होंने क्या रखा? इस तकनीक को शेष विश्व से छुपा कर रखा। चीन से लोग पैदल जाते, घोड़ों के द्वारा और ऊंटों के द्वारा दूर दूर की यात्राएं किया करते थे और अपने साथ में रेशमी कपड़ा भी ले जाते थे। अब देखें बच्चों कि रेशम जो ये लोग व्यापारी और जो तीर्थयात्री है इनके द्वारा किस प्रकार से ये रेशम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है। जिस रास्ते से ये लोग यात्राएं करते वह रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बच्चों, अब इन लोगों के द्वारा जिन मार्गों से यात्रा की जा रही है और अपने साथ में रेशमी कपड़ा लेकर जाया जाता है, तो ये जो मार्ग हैं जिनसे ये लोग यात्राएं कर रहे हैं ये मार्ग ही क्या कहलाएंगे? रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट कहलाएंगे। कभी कभी चीनी शासकों के द्वारा ईरान और पश्चिमी एशिया के जो शासक हैं उनको उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजे जाते थे और जिससे रेशम के बारे में जानकारी पश्चिम की ओर भी फैल गई। अब चीन जो देश है वहाँ के शासकों के द्वारा जो ये अपने पश्चिमी जो एशिया और जो यूरोप के जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी ईरान और वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो अब देखें बच्चों कि जो रेशम है उसके बारे में जानकारी पश्चिम की ओर भी धीरे धीरे क्या हो रही है? फैल रही है। अब देखें कि इसमें अपने ये जो रोमन साम्राज्य आपको दिख रहा है, इस रोमन साम्राज्य में भी यहाँ पे रेशम भेजा जाता है और रेशम की जानकारी इन लोगों को भी धीरे धीरे हो गई। और अब आप नक्शे में देख रहे हैं बच्चों कि ये जो अपना चीन है, इस चीन के द्वारा ये जो विभिन्न प्रकार की लाइनें आप देख रहे हैं जो रेड कलर के अंतर्गत दिखाई गई है, ये सब के सब क्या है बच्चों? रेशम मार्ग है। और इन मार्गों के द्वारा व्यापारी और जो लोग होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो ये सब के सब मार्ग क्या कहलाएंगे? रेशम मार्ग कहलाएंगे। ये स्थल के मार्ग हैं। वहीं बात करें जल की तो देखें बच्चों कि ये यहाँ पर बंदरगाह है और इन बंदरगाहों के द्वारा जलीय मार्गों से किस प्रकार से रेशम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। और यहाँ से ये आगे भी देखें और इस प्रकार से ये पूरे विश्व में धीरे धीरे क्या है? सिल्क रूट अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो इस नक्शे में हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार से एक छोटे से क्षेत्रों से जो रेशम है वो निकलकर पूरे विश्व के जो क्षेत्र है वहां पर क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। और जिन जिन क्षेत्रों के द्वारा इसको लेकर जाया जाता वो क्षेत्र रेशम मार्ग के रूप में क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। करीब 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासक और धनी वर्ग में क्या हुआ था? रेशमी वस्त्र पहनना क्या बन गया बच्चों? एक फैशन का हिस्सा बन गया और यह अत्यधिक कीमती उस समय होता था। सिल्क रूट के बड़े बड़े हिस्सों पर कुछ शासक क्या रखते थे बच्चों? नियंत्रण रखना चाहते थे। अर्थात जो ये रूट है या फिर जो ये मार्ग है
इन मार्गों का महत्व तो इतना बढ़ गया था, जो इसके बड़े बड़े हिस्से होते थे उन पर जो कुछ शासक है वो अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। नियंत्रण क्यों रखना चाहते थे? इससे उन्हें व्यापारियों से कर और शुल्क तोहफों के जरिए मिलता था। ये इनको क्या होता था बच्चों? लाभ होता था। बदले में ये व्यापारियों को क्या देते बच्चों? कि जो रास्ते में लूटोरों के द्वारा जो आक्रमण होता था उनसे ये इनको सुरक्षा प्रदान किया करते थे। इन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक होते थे कुषाण वंश के शासक, जिनका सिल्क रूट के जो मार्ग होते थे उनके ऊपर नियंत्रण होता था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा कुषाणों के शासन के प्रमुख क्या थे? दो केंद्र थे। अब ये कुषाणों के जो शासन के जो प्रमुख केंद्र की बात हो रही है। अब देखें बच्चों, यहाँ से ये किस प्रकार से क्या है कि रेशम मार्गों पर नियंत्रण करते थे। पेशावर और मथुरा नामक जो स्थान है वो कुषाणों के क्या है? शासन के प्रमुख केंद्र है। कुषाणों के शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पत्तनों तक जाती थी। और यहाँ से बच्चों क्या होता था? जहाजों के द्वारा रेशम पश्चिम के जो रोमन साम्राज्य है वहां तक पहुंचाया जाता था। तो ये जो मार्ग है वो क्या है? अपने जो भारतीय उपमहाद्वीप है उससे संबंधित मार्ग है, जहां से क्या होता था? रेशम को जहाजों में डालकर क्या होता था? रोमन साम्राज्य तक यहाँ से पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है वो कुषाण शासकों को ही है। तो बच्चों, जो सोने के सिक्के चलाए जा रहे हैं, सोने के सिक्के वो किसके द्वारा चले जा रहे हैं इस उपमहाद्वीप में? सबसे पहले कुषाण वंश के जो शासक हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में सोने के सिक्कों का चलन लाया जा रहा है। सिल्क रूट के व्यापारी इन सिक्कों का उपयोग किया करते थे। इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। तो बच्चों, इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से जो व्यापारी है वो नए मार्गों की खोज कर रहे हैं व्यापार के लिए, और इस व्यापार के लिए जो नए मार्ग, और वहां से क्या है कि जो चीन में जो रेशम का उत्पादन किया जाता था उस रेशम के उत्पादन से जो कपड़े निर्मित किए जाते थे उसको शेष क्षेत्रों में भेजा जाता था। और ये जो भेजने के मार्ग होते थे वो रेशम मार्ग के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। तो इस भाग में यहीं तक बात करेंगे, और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा जो इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।